नमस्कार, मैं प्राप्ति बैनर्जी अर्थ सत्य के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के एपिसोड की हम शुरुआत करेंगे राजीव रंजन सिंह जी को बधाई देने से। जो दर्शक राजीव रंजन सिंह जी से पहली बार साक्षात्कार कर रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि ये आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार हैं, फॉर्च्यून इंडिया मैगज़ीन के डेप्यूटी एडिटर हैं और खोजी पत्रकार हैं जो कि कॉर्पोरेट या जितने भी आर्थिक मामले हैं, उनमें जो धांधली धांधली होती है, जो घोटाले होते हैं, उन पर इनकी विशेष नज़र रहती है। और हाल-फिलहाल में हमने इनके साथ एक एपिसोड किया था, जिसमें ज़ी के शेयर्स एक ही रात में धड़ाम से 30% जो नीचे गिरे थे, उस पर हमने सवाल उठाए थे कि क्यों म्यूचुअल फंड्स और बड़े-बड़े फंड हाउसेस जो हैं, जिनके पास ज़ी का बहुत बड़ा शेयर होल्डिंग है, वो क्यों अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? क्यों ज़ी के मैनेजमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं? और राजीव जी इस मामले को काफ़ी दूर तक लेकर गए और अब ये नया डेवलपमेंट हुआ है कि ज़ी के इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उनके प्रोटेक्शन के लिए उनका पैसा जिससे सुरक्षित रहे, उसके लिए एक कमिटी बैठाई गई है कि किस तरीके से इनके पैसे जो हैं सुरक्षित रखा जाए, जिनका शेयर ज़ी के शेयर में पैसा लगा हुआ है। तो राजीव जी ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि छोटे इन्वेस्टर्स का तो इतनी बड़ी कंपनियों में कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है, तो बधाइयाँ इस चीज़ के लिए। और हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर ही ये बात की थी। पर अब जो नए जो डेवलपमेंट हो रहे हैं हमारे देश में, ज़ी तो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। अ, हम देख रहे हैं कि यूनिकॉर्न्स और बड़े-बड़े कंपनियाँ जिनका जो एक समय पे भारत का नाम रोशन करते थे, जैसे पेटीएम हो गया, बायजूस हो गया, इनकी वजह से भी भारत का नाम खराब हो रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं, सामने आ रहे हैं। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? धन्यवाद प्राप्ति जी। और आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, आपके सवाल को समझने के लिए हमें जो ये वर्ड है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये बड़े ही प्यारे शब्द हैं, तो इनके मूल को समझना जरूरी है। कॉर्पोरेट जो है, इसका ओरिजिनेशन कहाँ हुआ? ये वर्ड जो है, इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ? ये आया लैटिन वर्ड कॉर्पस से। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी ऑफ पीपल, यानी लोगों का समूह। ठीक है। और वही गवर्नेंस जो शब्द है, इसका ओरिजिनेशन हुआ है एक लैटिन वर्ब ग्यूबरनायर से। ग्यूबरनायर का मतलब क्या हुआ? टू स्टीर, यानी कंट्रोल करके एक डायरेक्शन में लेके जाना, एक डायरेक्शन देना। तो आज जो आप बात कर रहे हो कॉर्पोरेट मालफियंस की या कॉर्पोरेट माल प्रैक्टिसेस की या कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो ये पूरे देश में जो एक माहौल क्रिएट हुआ है जो गवर्नेंस का, उसका बहुत कुछ प्रतिबिंब, उसका बहुत कुछ रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगा। देखिए, आपने कुछ सप्ताह पहले के एपिसोड की चर्चा की। मैं पिछले सप्ताह के एपिसोड के बारे में आपको कहना चाहूंगा कि हमने बॉन्ड्स के ऊपर में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर में हमने किया था। और इसी हफ्ते में बड़ी ही दिलचस्प टिप्पणी जो है प्रधान सेवक की तरफ से आई इलेक्टोरल बॉन्ड के डिसीजन के बाद में, कि यदि कलयुग में कृष्ण को सुदामा को चावल एक पोटली में बांध के दे देते, तो कृष्ण को सुदामा को सुप्रीम कोर्ट में खींच लिया जाता और सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजन भी दे देती कि आपने सुदामा से चावल लेके गलत किया है। तो अब आप सोचिए कि 6,500 करोड़ की पार्टी के मुखिया अपने आप को शायद कृष्ण समझ रहे हैं, उनकी बात से तो मुझे यही लग रहा है, और लाखों करोड़ के मार्केट कैप को ओन करने वाली कंपनियां यहां सुदामा बन गई है। भगवान करे ऐसे सुदामा सभी आपके जितने भी दर्शक हैं इन सबको मिले, और इसी तरीके से इन सुदामा की जो है मेहरबानी आपके सारे दर्शक जो हैं वो कृष्ण रूपी दर्शकों के ऊपर में हो, ना केवल प्रधान सेवक के ऊपर में हो बल्कि हम सबके ऊपर में हो। ऐसे सुदामा लोगों की मेहरबानी, इसकी मेरी इच्छा है और मैं ये चाहता हूं। देखिए, यही सुदामा लोग जो है, जिनको हम कॉर्पोरेट समझ लें आज की डेट में, इनको एक सिग्नल मिल रहा है कि आप जब 6,500 करोड़ को आप चावल के कुछ दानों के साथ में कंपेयर कर देते हो और द्वापर युग का आप कलयुग में जिस तरीके से विश्लेषण करते हो,
उससे ये समझ में आता है कि एंटायर इकोसिस्टम हैज बीन डिटेरियोरेटेड। जो पूरा जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम बना है उसके अंदर में कहीं ना कहीं कुछ किसी तरीके का जो है प्रदूषण आ गया है, ठीक है, पोल्यूट हो गया। अभी मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं, अभी आप जो आपने नाम लिए, एक है बैजूस, दूसरा है जी, एक तीसरा एग्जाम्पल पेटीएम भी आपने लिया था। देखिए बैजूस ने 2022 में बैजूस का वैल्यूएशन 22 बिलियन डॉलर का था, सबसे बड़ा यूनिकॉर्न था। पेटीएम ने 20 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आया, ठीक है। ये दोनों इंडिया की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनीज थी, यूनिकॉर्न्स थी। आज इन दोनों ने जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इनके विश्वास को खोया है। इनके जो कॉर्पोरेट एक्टिविटीज हैं जो मैनेजमेंट की, उससे कहीं ना कहीं संदेह की भावना आई है, जो हमें पेटीएम के शेयर प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होता है, या बैजूस के गिरते हुए वैल्यूएशन, जो 22 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन था आज 1 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर पे आ गया। तो 97-98% तो आपने वैल्यूएशन का वैसे ही खो दिया है। पेटीएम भी देखिए 20 बिलियन डॉलर पे आया था, आज कहां पे है उसका, 3-4 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप पे आ गया। तो जेफरीज की एक रिपोर्ट है कि आज की डेट में इंडिया में 111 यूनिकॉर्न्स है जिनका वैल्यूएशन 360 बिलियन डॉलर का है। तो ये यदि पेटीएम और बैजूस के एक्सपीरियंस को यदि हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वेंचर फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स यदि आत्मसात करें या उससे कुछ सीखने की कोशिश करें, तो ये 111 यूनिकॉर्न्स के लिए बहुत ही घातक होगा। क्योंकि ये दो यूनिकॉर्न्स ने यदि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के विश्वास को खोया है किसी भी तरीके से, तो उसका इंपैक्ट आपके 111 यूनिकॉर्न्स जो आज की डेट में है, जो आईपीओ में नहीं आए, इनके ऊपर पड़ सकता है। और ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम बड़ा फ्रेजाइल हो सकता है, बहुत ही तेजी से जो है इसका पतन हो सकता है। इस चीज को हमें ध्यान रखने की जरूरत है। यही कारण है जो गवर्नेंस की मैंने बात किया, जब भी कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच हो, एसएनपी हो, या जब भी किसी देश को रेटिंग देती है, तो उसके इकोसिस्टम को देखती है, और देखती है ना केवल स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नेंस बल्कि क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस पे भी ध्यान देती है कि डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग है ना। तो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस भी मायने रखता है। ऐसी कॉर्पोरेट में भी जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं, तो ना केवल वो प्रॉफिट मोटिव सोचते हैं, बल्कि वो देखते हैं कि क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कैसा है, मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, मैनेजमेंट कितना ज्यादा जो है वो ट्रांसपेरेंट है, वो इन्वेस्टर्स के पैसों को कैसे बेस्ट रूप में ये डिप्लॉय कर सकता है। इन चीजों को ध्यान में रख के इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं, ठीक है। ग्रोथ और ये सारी चीजें तो है ही, पर उसके अलावा ये भी चीजें हैं। अभी लास्ट एपिसोड में भी मैंने आपको बताया था, इस बार मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं। एडेलमैन जो कि विश्व की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज हैं पीआर में, उन्होंने एक 2024 की रिपोर्ट निकाली थी जिसमें यह कहा था कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि भारत के बाहर, भारत के जो कॉर्पोरेट्स है, इंडियन कॉर्पोरेट्स जो है, इंडिया इंक, इनका ट्रस्ट गिर रहा है। फॉरेन मार्केट में हमारी कंपनीज की लोकप्रियता और विश्वसनीयता में घटौती हुई है, कमी आई है। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है इंडिया के सामने। इस चैलेंज के ऊपर में आपने देखा किसी को बात करते हुए? कोई कॉर्पोरेट मालफियंस या कॉर्पोरेट माल प्रैक्टिसेस के ऊपर में आपने देखा किसी को अपनी तरफ से लिखते हुए? जब तक इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज या फॉरेन इन्वेस्टर्स जब तक कोर्ट में नहीं खींचते हैं इंडियन कॉर्पोरेट्स को, तब तक मीडिया में कुछ भी नहीं आता। मीडिया की अपनी तरफ से आपने देखी है किसी भी तरीके से पहल लेते हुए? आपको शायद ना के बराबर दिखेगा। इनफैक्ट प्राप्ति जी, आपका तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है कॉर्पोरेट में, और आपको लीगल मामलों की भी बहुत अच्छी जानकारी है। थोड़ी देर के लिए हम लोग अपना पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप मुझे जवाब दीजिए। आपने जो मुझसे सवाल पूछा वही मैं उल्टा आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो बैजूस, पेटीएम, जी, ये जो एग्जांपल्स हम देख रहे हैं अपने सामने, है ना, ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो पतन की दिशा में जा रहा है, जो गिर रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? और जरा कुछ केसेस को लीगल एस्पेक्ट से समझाते हुए यदि आप दर्शकों को बता पाएं, क्योंकि आपका लीगल नॉलेज बहुत सॉलिड है, बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा आप समझाइए कि कैसे ये गवर्नेंस जो है, गवर्नेंस लेवल गिर रहा है और क्यों गिर रहा है, और इस पे क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जा रहा। जी प्राप्ति जी।
देखिए, अगर मैं आपको आपको दो एक एग्जांपल्स देके बताती हूँ कि हुआ क्या है। जैसे बैजूस है। बैजूस ने जिस समय पे जो लोन लिया था, या जो इक्विटी बेची थी अपनी, जिससे उन्होंने फंड रेज किया था, तो जो लोन उन्होंने लिया था वो करीब 11,000 करोड़ के ऊपर का लोन है। और ये लोन अब 37 जो अलग-अलग कंपनीज हैं, वो 37 कंपनी ने मिलकर इन्हें दिया था। इन सारी कंपनीज को एक कंपनी रिप्रेजेंट करती है, जिसका नाम है ग्लास ट्रस्ट। तो ये पिछले साल की बात है। मार्च तक इन्हें पैसे वापस करने थे, 11,000 करोड़ के ऊपर की रकम। मार्च 2023 तक इन्हें पैसे वापस करने थे, इन्होंने पैसे वापस नहीं किए। इन्हें समय दिया गया। जून 2023 में बायजूस ने, और बायजू रविंद्रन जो कि इनके सीईओ और फाउंडर हैं, उन्होंने सीधे तौर पे बोल दिया कि देखिए, हम तो प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट करेंगे ही नहीं। मतलब साफ मना कर दिया कि हम पेमेंट कर ही नहीं सकते। अब आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है। 11,000 करोड़ के ऊपर की रकम है। अब चूंकि ये यूएस में बैजूस का एक आर्म मौजूद है, तो यूएस में केसेस किए गए और इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हटाया गया, जिससे कि ये पता चले कि भाई पैसे जा कहाँ रहे हैं। आपने जो 11,000 करोड़ तो सिर्फ इन लोगों से लिए हैं, बाकी भी लोग हैं जिनसे इन्होंने पैसे लिए, इक्विटी बेची है। तो जिन्होंने इनको पैसे दिए, उनको पैसे वापस क्यों नहीं मिल रहे? इतनी बड़ी रकम है, आपने किया क्या उसका? क्योंकि आप बैजूस को समझिए कि एक तरफ तो इन्होंने हजारों लोगों को निकाला है, दूसरी तरफ ये आईपीएल स्पॉन्सर कर रहे हैं, मेसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं, जो कि मतलब बहुत महंगी चीज है। अब फीफा वर्ल्ड कप के अगर आप स्पॉन्सर है, बहुत महंगी चीज है, और उसी समय आप अपने हजारों एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि डायरेक्टर्स कौन है इस कंपनी में? तो बैजू रविंद्रन खुद है, जो फाउंडर है, उनकी बीवी है, और उनके भाई हैं, रिजू रविंद्रन। ये तीन लोग डायरेक्टर्स हैं। कंपनी में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। 2021 से इन्होंने कोई अकाउंट्स ही नहीं फाइल किए हैं। इनका ऑडिटर इनको छोड़ के भाग गया है। उसने हाथ जोड़ लिए, डिलॉयट ही है जिसने अदानी अदानी के सामने भी हाथ जोड़ लिए थे, जिन्होंने कहा कि भाई हम आपका ऑडिट नहीं कर सकते क्योंकि आपने तो अकाउंट्स की कोई डिटेल्स ही नहीं दी है हम। तो डिलॉयट इनका ऑडिटर इनको छोड़कर भाग गया है। इन्होंने कोई फाइलिंग नहीं की, कोई अकाउंटेंसी के कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है। डायरेक्टर्स ये खुद ये परिवार वाले हैं, तीन लोग हैं। तो भाई जिन्होंने पैसे दिए उन्हें पता कैसे चलेगा कि ये पैसे गए कहाँ? तो कंपनी ये बोल रही है कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते, पर आपके पास कोई हिसाब किताब ही नहीं है। आपको इनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। अब यूएस में तो इन्होंने क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हटा दिया, रिजू रविंद्रन को हटा दिया, और खुद इन्होंने अपना डायरेक्टर अपॉइंट किया, जिससे कि इन्हें पता तो चले कि भाई कंपनी में चल क्या रहा है। तो जब यूएस में ये चीज की गई, तो उन्हें पता चला कि करीब करीब $550 मिलियन जो है, वो कंपनी से निकाल के किसी हेज फंड में डाल दिए गए हैं। सीधे मतलब सीधी बात है, चोरी। 1.2 बिलियन डॉलर रेस किया गया और उसका जी। लगभग आधा जो है वो हेज फंड में डाल दिया गया। जी। वाह। और ये हेज फंड जो है, ये किसी मतलब कंपनी से रिलेटेड किसी काम के लिए नहीं डाला गया है। ये पैसा गायब किया गया है, जिससे कि वापस ना देना पड़े। सीधे साधे शब्दों में चोरी चोरी हुई है। तो अब यूएस में बैंक्रप्सी फाइल की गई है। इसे भी कॉन्टेस्ट किया गया था कि आप कैसे हमें डायरेक्टर के पद से हटा सकते हैं, वगैरह वगैरह। यूएस के एक कोर्ट ने कहा, डेलावेयर के कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल हटा सकते हैं, क्योंकि ये आपने इनसे पैसे लिए हैं, आपने अपना जो कमिटमेंट है पूरा नहीं किया, तो इनको हक बनता है अपना डायरेक्टर अपॉइंट करने का। अब इसी चीज को इंडिया में लाकर देखिए, तो इंडिया में क्या हो रहा है। अब इन्होंने यूएस में बैंक्रप्सी भी फाइल की है बैजूस के अगेंस्ट में। तो बैजू अगर बैंक्रप्ट हो गया, कोई कंपनी बैंक्रप्ट होती है, तो क्या होता है, उसके जो एसेट्स हैं, वो जो पहले जिनकी देनदारी है, उनको पहले जाएंगे, बटेंगे ये एसेट्स। जैसे बैंक हथिया लेता है, उसके बाद देनदारों को देता है। तो उसी तरीके से अब इंडिया के भी एसेट्स, तो इन्होंने इंडिया में एसेट्स बेचने चालू कर दिए। वाह। जब तक ये बैंकरप्ट नहीं होते हैं, उसके बीच में ये एसेट्स बेच के शायद कंगाल हो जाए। उसके बाद आप निकालते रहिए इनसे पैसा, क्योंकि अभी वो एसेट बेचेंगे, कंपनी इनके हाथ में है, तो कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वो पैसा कहाँ जाएगा किसी को नहीं मालूम है। तो इस चीज पर स्टे लाने के लिए बैजूस अपना स्टेक बेच रहा था आकाश में।
आकाश को इनका सबसे बड़ा जूल माना जाता है, क्राउन जूल माना जाता है। तो इन्होंने ये एक सिविल कोर्ट में, बैंगलोर के सिविल कोर्ट में एक स्टे ऑर्डर लाने की बात की ग्लास ट्रस्ट में, कि भाई इनको बेचने मत दीजिए, नहीं तो हमारे पैसे कैसे रिकवर होंगे। तो सिविल कोर्ट ने ये कहा कि अरे आपका तो मामला जो है 11,000 करोड़ रुपए का है, उसके ऊपर का है, मेरी औकात जो है वो 3 लाख रुपए की है, उसके आगे का मामला तो हम सुन ही नहीं सकते। तो ये अब चला गया है ये प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के पास में। अब वहां पे भी मालूम है कि वहां पे भी 11.5 करोड़ 11,000 करोड़ का मामला वो भी नहीं सुन सकते, ये और आगे बढ़ेगा। पर ये देखिए कि हम प्रोसीजर्स में कैसे फंसते हैं, कि एक कोर्ट जो है उसके ऊपर वाले कोर्ट में जाएगा, फिर उसके ऊपर वाला ऊपर वाले में जाएगा, धीरे धीरे ये हाई कोर्ट पहुंचेगा, पर उसमें इतना समय लगेगा, तब तक ये अपनी कंपनी में पता नहीं क्या क्या कर चुके रहेंगे। दूसरा एक और केस है कि इन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई कि भाई इनको डायरेक्टर के पद से हटाया जाए, ताकि हमें तो पता चले कि कंपनी में चल क्या रहा है। तो मतलब ये इसके 37 फंड्स ने बुलाया है, 37 फंड्स जी के और जी रिप्रेजेंटेटिव। जी जी। और भी काफी लोगों ने बुलाया है, जो भी इनसे परेशान है, जिनको भी इन्हें पैसे देने हैं, सब परेशान है कि भाई ये किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर आपने मुझे पैसे दिए, मैं वापस भी नहीं कर रही हूँ, कोई हिसाब भी नहीं दे रही हूँ, तो आप भी मेरे ऊपर तो मतलब ये तो एक नेचुरल जस्टिस का कॉज है। तो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई है कि भाई इन्हें डायरेक्टर के पोजीशन से हटाया जाए, ताकि हमें अकाउंट्स देखने को तो मिले, क्योंकि हमारे सामने तो अकाउंट्स भी नहीं है आज की डेट में। तो इस मामले में जो बायजू रविंद्रन है, कंपनी के थ्रू पहुंच गए हाई कोर्ट में, ये बोलते हुए कि कंपनी से मुझे, मेरी बीवी को, मेरे भाई को डायरेक्टरशिप से हटाया जा रहा है, क्योंकि ये कंपनी में अराजकता फैलाना चाहते हैं और कंपनी के शेयर होल्डर्स की तरफ ध्यान नहीं देंगे। इस तरीके की बातें लेकर फंडामेंटल राइट्स भी उसमें आ गए हैं और वो हाई कोर्ट के पास पहुंच गए हैं। अब हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी होगा आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में वो होने दीजिए, पर इसमें कोई भी डिसीजन जो भी हो आएगा वो मान्य नहीं होगा, उसको आप कंपनी में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक हाई कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देता इस पिटीशन पे। तो अब आप समझिए कि भले ही इन्हें डायरेक्टरशिप से हटा दिया गया हो, इन्हें हटाया नहीं जा सकता, लेकिन हाई कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि बैजू रविंद्रन कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी कंपनी का जो स्ट्रक्चर है उसमें जैसा काम करना है उनको वो कर सकते हैं। तो ये अब कंपनी में क्या करते हैं, किस तरीके से पैसे को घुमाते हैं, किसी को नहीं मालूम है। सारे इन्वेस्टर्स इनसे परेशान हैं, इनके पहले भी इन्वेस्टर्स निकल चुके हैं। तो ये केस हुआ कि किस तरीके से जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की धज्जियां हम खुद उड़ाते हैं, अपने नियम कानून इस तरीके के बनाकर। इतने लचर नियम कानून है और इतने प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स है कि कोई बाहर का इन्वेस्टर जो है वो सर पकड़ लेगा यहाँ पर आके। तो ये तो रही बायजूस की बात। दूसरा आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। अभी रिसेंट केस में बाइनेंस करके जो बड़ी क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सचेंज सबसे है बड़ा एक्सचेंज है, यूएस का, वर्ल्ड का सबसे सबसे बड़ा बड़ा एक्सचेंज। एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी का, उस पर यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया था मनी लॉन्ड्रिंग का। अभी रिसेंटली उन्होंने माना है उस चीज को, $4.3 बिलियन वो पे करने वाले हैं यूएस जस्टिस फाइन। डिपार्टमेंट। जी, और कंप्लायंसेस मानना है। अब ऐसी तैयारी उनकी चल रही है, कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज करना है, इस तरीके की सारी चीजें वो मानेंगे, कंप्लायंसेस मानेंगे। हमारे मतलब देश में क्या है? 4.2 बिलियन डॉलर यानी लगभग 35,000 करोड़ रुपए। अगर जी 80 रुपए का मैं $1 जी पकड़ूं तो जी 35,000 करोड़ का पेनल्टी देने के लिए बाइनेंस तैयार हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ न अमेरिका केवल में। पेनल्टी, अपने जो नॉर्म्स है, अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर, उसके गाइडलाइंस वगैरह बहुत चीजें वो चेंज करने वाले हैं, जिससे कि वो कंप्लायंसेस के अंदर में आ सके। ये यूएस की बात है। हमारे देश में क्रिप्टो एक्सचेंज था वजीरेक्स, जिसमें कि बाइनेंस ने इन्वेस्टमेंट किया था, वो अपने आप को बाइनेंस का पार्ट ही बताता था। जब क्रिप्टो एक्सचेंजेस शुरू हुए थे हमारे देश में, आरबीआई शुरू से चिल्ला रहा था कि इनको प्रमोट नहीं करना चाहिए, पर ये आरबीआई के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि लॉ ही नहीं बनाया गया कि ये कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। आरबीआई जी। बैंक्स को गवर्न कर सकता है, बाकी चीजों को गवर्न कर सकता है। जब ये आरबीआई के लॉ में ही नहीं आते तो आरबीआई गवर्न कैसे करेगा? तो आरबीआई तो इन पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। तो आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने बोला बैंक्स इनके साथ नहीं डील कर सकते,
मतलब अगर मुझे अपने बैंक से पैसा निकालकर क्रिप्टो करेंसी खरीदना है, मैं वो नहीं कर सकती हूँ और क्रिप्टो करेंसी अपना अकाउंट जो है किसी भारतीय बैंक में नहीं ला सकते। ये होने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि जी देखिए हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है क्योंकि हमारा तो फंडामेंटल राइट है कि हम कैसे हम अपना रोजगार चलाएंगे, हमारा तो ये बिजनेस है, तो इसको कैसे आरबीआई रोक सकता है। और हुआ ये कि आईएमएआई के थ्रू पहुंचे थे ये जो इंडियन मोबाइल मोबाइल। एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, हम्म। मोबाइल एंड इंटरनेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके थ्रू ये पहुंचे थे। आईएमएआई का केस जीत गया और आरबीआई हार गया और उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज जो है बहुत तरीके से फ्लरिश हुई। उसके बाद ये मामला सामने आया कि वाकई में वजीरेक्स जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन्वॉल्व है। ईडी ने जो इनके फाउंडर्स हैं निखिल शेट्टी निश्चल और समीर शेट्टी। म्हात्रे, हाँ निश्चल निश्चल शेट्टी, शेट्टी। जी निश्चल शेट्टी और समीर म्हात्रे, इनके इनके जो एसेट्स हैं उन्हें सीज कर लिए हैं, इनके ऊपर पूछताछ जारी है। बहुत बड़ा लोन ऐप स्कैम हुआ था, उसके साथ में ये जुड़े हुए थे। तो ये सारे, जबकि हमारा रेगुलेटर हमारा आरबीआई जो है बोलता रह गया, लेकिन हमारे लेजिस्लेचर ने आज तक अभी तक क्रिप्टो के ऊपर कोई नियम नहीं लागू किया है। क्रिप्टो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है कि क्रिप्टो है क्या, क्या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, क्या ये बैंकिंग का कोई इंस्ट्रूमेंट है, या ये स्टॉक, मतलब क्या है इस चीज, या ये कोई कमोडिटी है, कोई रिकॉग्निशन नहीं है। तो जिस चीज को आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे वो लीगल या इलीगल कैसे हो सकती है, दोनों ही नहीं है। तो हमारे देश में इस तरीके से जो है रेगुलेशंस ना होने की वजह से और लचर होने की वजह से जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को तोड़ना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि कोई नहीं, डिफाइंड इसमें ही नहीं हमने है। भी बहुत लिखा है, फॉर्च्यून इंडिया में भी बहुत लिखा है। जी जी और जी मतलब काफी आर्टिकल्स मैंने इसके ऊपर में लिखे हैं। पर देखिए, मैं तो आपको इसके ऊपर में जिक्र बताता हूँ कि इस मामले को लेके मैं खुद पर्सनली काफी लोगों को मैंने चिट्ठियां लिखी हैं। और यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कम्युनिकेशन के हेड हैं, सुनील देशपांडे जी, उनसे भी मैं मिला था, उनको भी मैंने समझाया था। उसके बाद हुआ ये कि 3 महीने बाद जो है क्रिप्टो के ऊपर में टैक्स लग गया। बट जो आप बात बोल रही है लीगल स्टेटस की, वो नहीं। तो एक्शन तो हुआ है। और जहां जहां तक पहुंच के आदमी बात कर सकता था गवर्नमेंट में, वहां वहां मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया। पर आपने ये जो बैनान्स और वजीर एक्स का जो एक पैरेलल खड़ा किया, ये बहुत ही अच्छा देखने लायक है कि भाई अमेरिका में $4.3 बिलियन की पेनल्टी लग गई है और इंडिया में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस या कॉर्पोरेट माल प्रैक्टिसेस या कॉर्पोरेट मालफियंस को लेके हम लोग कितने ज्यादा सीरियस हैं। इनफैक्ट आप देखिए एग्जाम्पल जो आपने बैजूस का दिया। बैजूस में वर्ल्ड के सब, मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके खुद के पैसे लगे हैं। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, वेंचर फंड्स हैं, जो इनको लेके गई यूएसए के कोर्ट में। ठीक है। वहीं जी जी के अंदर में 74% स्टेक आज की डेट में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड और एफआईआईज होल्ड करते हैं। यानी 3/4 कंपनी जो है सिर्फ म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज ओन करते हैं। 198 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पैसे लगे हैं जी के अंदर में। आप सोचिए, सॉरी, म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी हैं और उसमें अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स भी हैं और उसमें फैमिली ऑफिसर्स भी हैं। यानी टोटल 198 फंड्स जो हैं उनके पैसे लगे। पर चूंकि ये पैसे अधिकतर छोटे लोगों के, जो म्यूचुअल फंड्स में जो आते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 का सिप करने वाले लोग, उनके लगे हैं, इसलिए जी को कोई इन्वेस्टर कोर्ट में घसीट के नहीं लेके जा रहा है। जबकि सुभाष चंद्र सिर्फ 4% स्टेक होल्ड करते हैं। है दोनों तरफ कॉर्पोरेट माल प्रैक्टिसेस से ही रिलेटेड बातें। ठीक है, सेबी ने अभी निकाला है कि 2,000 करोड़ रुपए, नोटिस भेजा है इन लोग को कि 2,000 करोड़ रुपए का उसमें होल दिख रहा है इनकी बैलेंस शीट में, पैसे यहां से वहां डाइवर्ट किए गए। पर कोई भी म्यूचुअल फंड क्या इनको कोर्ट खींच के लेके गया है? नहीं लेके गया है। वहीं बैजूस को अमेरिका के कई सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कोर्ट में लेके गए। तो ये दर्शाता है इंडिया के अंदर में कल्चर कैसा है। इंडिया में आज जब तक कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज या सेबी
या कोई और बॉडी जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं करती, तब तक कोई भी मीडिया में एक भी नेगेटिव न्यूज आप कॉर्पोरेट्स के बारे में नहीं देखो। इंडियन मीडिया कॉर्पोरेट्स ओन करती हैं, और कॉर्पोरेट्स अपने बारे में ही नेगेटिव न्यूज तो डालेगा नहीं। सारे कॉर्पोरेट्स हैंड इन ग्लव है। तो जब सारे कॉर्पोरेट्स मिले हुए हैं, तो कहां से मीडिया के अंदर में इन कॉर्पोरेट्स की नेगेटिव न्यूज आएगी? यही इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी है। और यही आपके हर एपिसोड में मैं बताने की कोशिश करता हूं कि आज की डेट में यदि आप आर्थिक मामलों में खोजी पत्रकारिता नहीं पा रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा रोल, उसका बहुत बड़ा कारण है कि आज जो है मीडिया ओन करते हैं कॉर्पोरेट्स, और जो थोड़े बहुत दूसरे मीडिया हैं उनको छुटभइये लोकल लीडर्स ओन करते हैं। ठीक है, तो इन लोग का एक ऐसा नेक्सस हो गया कि आप तक सच्चाई नहीं पहुंच पा रही है, और अर्थ सत्य के द्वारा हमारा यही प्रयास है, यही कोशिश है कि हिंदी भाषा को समझने वाले जो लोग हैं, जिनके तक अच्छे से आर्थिक जगत की न्यूज नहीं जा पा रही है, उनके तक हम आर्थिक जगत से जुड़ी हुई कुछ खोजी बातें लेके आए, और ये जो कॉर्पोरेट और पॉलिटिक्स का नेक्सस है, ये आप लोगों को समझ में आए। जी प्राप्ति जी। राजीव जी, आपने ही इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समेट लिया है, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि हमारा यही जो है विचार है कि हिंदी भाषी लोगों तक इस तरीके की जो कार्यक्रम है और इस तरीके की जानकारियां पहुंचे। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि सबसे ज्यादा जो स्टॉक मार्केट के जो स्कैम्स हुए हैं, जो कि एंकर्स ने किए हैं, गेस्ट एक्सपर्ट्स ने किए हैं, वो हिंदी पत्रकारिता में हुए हैं, वाह, हिंदी क्या न्यूज बात है, चैनल्स बिल्कुल में सही, हुए हैं। बिल्कुल सीएनबीसी सही। आवाज, मैं जी। चैनल का नाम लेके बोलूंगी, सीएनबीसी आवाज में हुआ है। उनके जो प्रदीप पांड्या जो थे, प्रदीप जो पांड्या हो उनके गए, मार्केट एडिटर थे। एडिटर। फिर हेमंत हर्ष, हरीश, अ, जी, तो हरीश। हाँ, हेमंत, हाँ, अ, हेमंत, हेमंत, हाँ, हेमंत घई। जी, हेमंत घई, उनके उनके वो स्टार एंकर थे, वो इन्वॉल्व थे। अब जी अच्छा, वो बिजनेस तो है, अभी जी भी काम बिजनेस कर में, रहे हैं, वो जी तो वो अभी भी अभी भी काम काम कर रहे कर हैं। रहे हैं। वो भारत भारत टीवी, भारत एक्सप्रेस, भारत हाँ। एक्सप्रेस नाम के एक टेलीविजन चैनल में, और वो यूट्यूब चैनल भी, उसमें भी काम कर रहे हैं। जबकि वो एक प्रूवन क्रिमिनल है, उन्होंने स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन किया है, ऐसा प्रूव हो गया है, उन्होंने फाइन दिया है उसके ऊपर। उसके बाद वो अभी भी वही काम कर रहे हैं, और कहीं डिस्क्लेमर नहीं आता है कि इस तरीके का काम वो कर रहे हैं जिसपे वो पहले से कन्विक्टेड है। आप मुझे हम्म। बताइए कि इस देश में अगर कोई डॉक्टर जानबूझकर अपने मरीज, कोई कोई डॉक्टर अगर सपोज जो ऑर्गन्स जो चुराने की कोशिश करता है, या ऐसे जुर्म में पकड़ा जाता है, उसका डॉक्टरी का लाइसेंस छीना जाता है कि नहीं छीना जाता है? तो फिर ये छीना जो जाता है। हेमंत जो है, वो किस तरीके से, सीएनबीसी आवाज वाले, वो किस तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये जो नियम कानून बनते ही नहीं है, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो? और इतनी लचर हैं कि अभी भी वो उसी तरीके के काम कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने फाइनेंशियली, मैंने सबको क्वेश्चनियर भेजे थे, सीएनबीसी को भेजा था, ईटी को भेजा था, ईटी नाउ को भेजा था, सीएनबीसी आवाज को भेजा था, जी बिजनेस को भेजा था, एक ने भी जवाब नहीं दिया। आपने सुना होगा कि मीडिया कॉर्पोरेट्स को या पॉलिटिशियंस को क्वेश्चनियर भेजता है, और फिर बोलता है कि इन लोगों ने जवाब नहीं दिए। यहाँ पे मैं मीडिया का एक पार्ट, फॉर्च्यून इंडिया से मैंने सीएनबीसी सीएनबीसी आवाज को क्वेश्चनियर भेजा, ईटी नाउ को भेजा, जी बिजनेस को भेजा, इनके एंकर्स जो कर रहे हैं या गेस्ट एक्सपर्ट जो गलत काम करते हुए पाए गए हैं उनके ऊपर में, कि भाई आपके चैनल्स में क्या मैकेनिज्म है, आप ये कैसे गेस्ट एक्सपर्ट्स चुनते हैं, आपके अंदर से कोई अधिकारी इनका इवैल्यूएशन करता है क्या, इनके ट्रेडिंग कॉल्स कितने सही रहते हैं, कितने गलत रहते हैं, गलत रहने के ऊपर में कितने कॉल्स गलत जाने पे आप इनको ड्रॉप कर देते हो, इनको निकाल देते हो अपने पैनल से। इन सारे सवालों के जो इनको मैंने आधे दर्जन से ज्यादा सवाल भेजे थे, एक भी क्वेश्चन के आंसर ये मीडिया वालों ने नहीं दिए। यहां तक कि ये भी जहमत नहीं उठाई कि ये मेरे को ये बोले कि हम आपकी स्टोरी में किसी भी तरीके का कमेंट नहीं देंगे। सेबी को क्वेश्चनियर भेजा, सेबी ने भी कोई कमेंट नहीं किया। तो ये तो हाल है, अभी क्या कर रहे हैं? ये इस देश का ट्रांसपेरेंसी को लेके जो है मीडिया जो बातें करता है, वो जब खुद उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, तो वो खामोश हो जाता है या दूसरी तरफ देखने लगता है।
ये कॉरपोरेट ओन मीडिया है और यही अंतर आता है जब हम सच्चाई भरी पत्रकारिता और कॉरपोरेट ओन्ड पत्रकारिता में सच्चाई ढूंढने जाते हैं। जी राजीव जी, यहीं पे इस वार्तालाप को समाप्त करना चाहूंगी। और बहुत ही रोचक ये वार्तालाप था, डिस्कशन था। इससे मुझे दो एक बातें जो मैं सार मर्म इसका अगर निकले, तो मुझे ये समझ में आता है कि आपने जो सबसे पहले जो एग्जाम्पल दिया सुदामा और कृष्ण का, तो मुझे ऐसा लगता है कि यथा राजा तथा प्रजा, उसी तरीके का माहौल हर जगह चल रहा है। और बहुत वाहवाही लूटी जाती है, बहुत बहुत बड़ी-बड़ी बातें की जाती है, जैसे पेटीएम, बायजूस हम नाम सुनते हैं, बड़े-बड़े नाम हैं, वर्ल्ड कप स्पॉन्सर हो रहा है। बहुत मतलब बहुत ही चकाचौंध वाला इमेज बनाया जाता है, लेकिन जब बाद में आप झाँकते हैं तो सारा कुछ गंदगी और बदमाशी से भरा हुआ मिलता है। तो शायद इस कुछ इसी तरीके का माहौल सारे देश में हो रहा है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। और इसके आगे आप दर्शकों से निवेदन है कि आप अर्थ सत्य देखते रहिए। हम आपके सामने ऐसी जानकारियाँ, ऐसी बातें लाते रहेंगे जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताता है। और राजीव जी, पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों।